स्वागत है आपका एमजी के इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में। मैं प्रमोद कुमार। चर्चा करते हैं आज अपन प्राणी शास्त्र विषय के बारे में, जूलॉजी के बारे में। देखिए, फर्स्ट ईयर की जहां पर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के 3 पेपर चलते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल जानकारी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका पहला जो पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। पहला पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी, और जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राणी विविधता। प्राणी विविधता, प्राणी विविधता। दूसरा जो पेपर है वो है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स को अपन हिंदी में कह सकते हैं कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। अपन इसको हिंदी में कहेंगे कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। और थर्ड पेपर जो है वो है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्धन जीव। परिवर्धन जीव, परिवर्धन जीव। ये 3 पेपर जो हैं वो आपके चलते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी जिसको अपन प्राणी विविधता कहेंगे, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी, और थर्ड पेपर है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी या कहें परिवर्धन जीव। और अगर अपन इनकी मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट पेपर आपके 33 मार्क्स का है, सेकेंड पेपर 33 मार्क्स का है, और थर्ड पेपर आपके 34 मार्क्स का है। इस प्रकार टोटल जो है वो 100 मार्क्स जो है उसका आपके जूलॉजी का पेपर होता है। ये तो अपने जनरल जानकारी प्राप्त की कि अपने कितने पेपर हैं फर्स्ट ईयर में जूलॉजी। तो जूलॉजी के 3 पेपर हो गए, एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब अपन चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपन पेपर। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको। आज हम स्टार्ट करें पेपर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पेपर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हिंदी में कहें परिवर्धन जीव। कौन सा पेपर है? पेपर 3। कौन सा पेपर है? पेपर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हिंदी में कहें तो परिवर्धन जीव। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं अपन परिवर्धन जीव की। तो देखिए, किसी भी एक एनिमल की अपन बात करें या किसी भी जीव की अपन बात करें तो किसी भी जीव का संपूर्ण डेवलपमेंट किससे भी जो है वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो होगा उसके अंतर्गत। अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो जीव है तो किसी भी एक जीव का पूर्ण विकास
किसी भी एक जीव की अपन बात करें तो किसी भी एक जीव का पूर्ण विकास ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बायोलॉजी या ऑन्टोजेनिक कहलाता है। मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी एक जीव का विकास, किसी भी एक जीव का पूर्ण विकास का अध्ययन, पूर्ण विकास का अध्ययन या पूर्ण विकास स्टडी क्या कहलाएगा आपका? जेनेटिक डेवलपमेंट या कहें ऑन्टोजेनिक या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। किसी भी एक जीव का पूर्ण विकास का अध्ययन, किसी भी एक जो जीव है उस एक जीव के पूर्ण विकास का जो अध्ययन होगा, उस पूर्ण विकास के अध्ययन को ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट या ऑन्टोजेनिक या डेवलपमेंट बायोलॉजी कह सकते हैं। अब बात यह आती है कि पूर्ण विकास से क्या मतलब है, पूर्ण विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए, पूर्ण विकास का मतलब है कि जाइगोट से लेकर जाइगोट जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से इक्विवेलेंस कह सकते हैं कि जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, उनके मध्य में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट से लेकर एक संपूर्ण एनिमल की अपन बात करते हैं, वहां तक का विकास होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? पूर्ण विकास उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा आपने कि जाइगोट से लेकर एक संपूर्ण एनिमल की अपन बात करेंगे, उसकी वृद्धावस्था तक की अगर अपन बात करें तो उसकी डेथ तक की अगर अपन बात करें, वो संपूर्ण डेवलपमेंट होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? उसका पूर्ण विकास। ठीक है, तो किसी भी एक जीव के पूर्ण विकास की स्टडी करना, किसी भी एक जीव के कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टडी करना ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या ऑन्टोजेनिक या डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाता है। देखिए, एक वर्ड हो रहा है, एक जगह आपने देखा होगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब हो गया एम्ब्रियो प्लस लॉजी, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो हो गया एम्ब्रियो प्लस लॉजी। एम्ब्रियो प्लस लॉजी का मतलब हुआ एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी जो है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना, अध्ययन करना। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि भ्रूण का अध्ययन करना क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो भ्रूण क्या होता है? जब तक माता के गर्भ के अंदर है वो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। तो एम्ब्रियो का स्टडी करना, एम्ब्रियो का अध्ययन करना, भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि जो डेवलपमेंट की जो घटनाएं होती हैं, उन डेवलपमेंट की घटनाओं को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो परिवर्तन जो है, उस परिवर्तन की घटनाओं की अगर बात करें तो परिवर्तन की घटनाओं को अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वो दो प्रकार कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, वो दो घटनाएं हैं, नंबर एक और नंबर पहले है प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट
और दूसरी की मैं बात करूं, दूसरी की चर्चा करूं तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो बात करते हैं कि प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए प्री नेटल डेवलपमेंट जो है उसको अपन हिंदी में कह सकते हैं क्या कहेंगे, प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व परिवर्धन, प्रसव पूर्व परिवर्धन, प्री नेटल डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व परिवर्धन। और दूसरी बात करें पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की, और जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं प्रसवोत्तर, प्रसवोत्तर बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं जन्मोत्तर, जन्मोत्तर, प्रसवोत्तर या जन्मोत्तर परिवर्धन। दो प्रकार हो गए डेवलपमेंट की जो घटनाएं होती हैं उनको अपन दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, दो प्रकार से उनकी स्टडी कर सकते हैं। एक है प्रसव पूर्व परिवर्धन, प्री नेटल डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व परिवर्धन। दूसरा है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, मतलब प्रसवोत्तर या जन्मोत्तर डेवलपमेंट। अब देखिए इनका मतलब क्या है, इनका मीन्स क्या है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं प्री नेटल डेवलपमेंट। देखिए प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जन्म से पहले तक का डेवलपमेंट। क्या कहूं मैं इसको कह सकता हूं जन्म से पहले का विकास। जन्म से पहले का विकास होता है वो कौन सा होगा, प्री नेटल डेवलपमेंट या प्रसव पूर्व परिवर्तन। अब आपको सब जन्म से पहले का विकास से क्या तात्पर्य? देखिए जन्म से पहले का मतलब कि जब तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, जब तक बच्चा माता के गर्भ से बाहर नहीं आया है, तब तक का डेवलपमेंट। और जब माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण। तो अपन इसमें ये भी कह सकते हैं कि भ्रूण का विकास, भ्रूण का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, प्री नेटल डेवलपमेंट। जन्म से पहले का विकास कि भ्रूण जो उस भ्रूण का जो डेवलपमेंट हो रहा है, माता के गर्भ के अंदर उसका डेवलपमेंट वाली क्रिया हो रही है। जन्म से पहले उसके अंदर डेवलपमेंट वाली जो क्रियाएं हो रही है, विकास की जो क्रियाएं हो रही है, परिवर्धन की जो क्रियाएं हो रही है, उसको अपन बोलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट या कहें प्रसव पूर्व परिवर्धन। ओके, दूसरी बात आती है आपकी पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो देखिए पोस्ट नेटल डेवलपमेंट अपन किसको कहेंगे, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद की क्रिया, या जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद का परिवर्तन। कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद में उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ होती जाती है, एजिंग वाली क्रिया आती है, बुढ़ापा आता है उसमें, उसकी जो मृत्यु होती है तब तक। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विकास होगा उसको अपन कहते हैं प्रसवोत्तर या जन्मोत्तर परिवर्तन होगा, उसके अंतर्गत जो है उसको रखा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है या माता के गर्भ में या बच्चे के जन्म लेने से पहले तक का जो डेवलपमेंट होता है उसे कहेंगे अपन प्री नेटल डेवलपमेंट या प्रसव पूर्व परिवर्धन, या अपन कहें जन्म से पहले का विकास। और दूसरा जो है वो है आपका पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जिसको अपन जन्मोत्तर कह रहे हैं, जन्म के बाद, या अपन कह रहे हैं उसको क्या, प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद, कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद, या अपन ये कहें कि जन्म लेने से मृत्यु तक का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब अगर अपने अंदर जो डेवलपमेंट वाली क्रिया हो रही है किस श्रेणी में आएगी, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में आएगी। प्रसवोत्तर जो विकास होगा या प्रसवोत्तर जो परिवर्तन होगा उस श्रेणी के अंतर्गत जो है हम इसको रख सकते हैं। तो ये परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के डेवलपमेंट, प्री नेटल डेवलपमेंट और दूसरा जो है वो बात की अपने पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन
देखिए अभी जो है वो अपने चर्चा की थी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की चर्चा की थी अपन ने अभी, और ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात कर रहे थे। तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के आधार पर भी अपन दो भागों में डिवाइड करके बात करेंगे। अपन कह सकते हैं कि ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट भी जो है वो दो प्रकार का होता है। कहूं कि ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट टू टाइप्स का होता है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट टू टाइप्स का होता है। वो दो प्रकार कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक तो है एम्ब्रियोजेनेसिस, एक तो है एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भव इसको कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात करें अपन तो दूसरा जो है वो आ जाएगा आपका ब्लास्टोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, और दूसरा कौन सा आएगा ब्लास्टोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कोलकोभवन इसको कह सकते हैं, या कोलकोभवन भी आप कह सकते हो, कोलकोभवन। ठीक है, कोलकोभवन या आप कह सकते हैं कोलकोभवन। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको अपन कहेंगे हिंदी में भ्रूणोद्भवन, और दूसरा होता है ब्लास्टोजेनेसिस, जिसको अपन कहेंगे कोलकोभवन। देखिए नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब हो गया भ्रूण, जेनेसिस का मतलब हो गया निर्माण। तो भ्रूण का निर्माण वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा है ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस होगा मतलब ब्लास्टुला प्लस जेनेसिस। ठीक है, तो कोलिक का निर्माण वाली क्रिया, ब्लास्टुला हिंदी में कोलिक कहते हैं, कोलिक के निर्माण वाली जो क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस जो है वो अपन कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें तो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो देखिए जाइगोट होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जाइगोट। इस जाइगोट से एक न्यू एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू एनिमल। तो जाइगोट से नए एनिमल्स के निर्माण की जो क्रिया होती है, या जाइगोट से एक नए प्राणी के निर्माण तक का जो परिवर्तन होता है वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। जाइगोट से एक नए जीव का निर्माण, नए प्राणी का निर्माण किसके अंतर्गत आएगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जाइगोट के बारे में कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। देखिए अगर अपन बात करें गैमेट्स के बारे में बात करें तो देखिए एक तो होता है मेल गैमेट, और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है, मेल गैमेट जो है वो क्या होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो होगा वो क्या होता है ओवम। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, जब इनमें फ्यूजन की क्रिया होती है तो कौन सी क्रिया होती है मिलेगी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और फर्टिलाइजेशन को अपन क्या कहते हैं निषेचन। जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब ओवम जब आपस में मिलेंगे, संलयन की क्रिया को क्या कहेंगे निषेचन कहेंगे, और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है जाइगोट का निर्माण होता है, और उस जाइगोट को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो युग्मनज बना है, ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट से
मेल और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बन गया। जाइगोट से जब नया एनिमल जब निर्मित होता है वहां तक का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सा होगा? भ्रूणोद्भव कहलाता है या फिर कहें एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां पर बात करें तो अपन कह सकते हैं इसको लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन भाई यहां पर हम बात करेंगे स्पर्म और ओवम मिला। स्पर्म कहां से? मेल गैमेट का। ओवम किसका मिला? फीमेल गैमेट का। जब स्पर्म और ओवम मिल रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? उसमें सेक्सुअल हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है। लैंगिक जनन का मतलब ही क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है क्या करते हैं कि मेल और फीमेल के मध्य में कपलिंग की क्रिया हो रही है, वो कौन सा होता है? आपका लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात उनसे निर्मित जो एनिमल होता है, नए एनिमल का फॉर्मेशन होता है, वो क्रिया जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है या कहें भ्रूणोद्भव कहलाता है। दूसरी बात करें अपन ब्लास्टोजेनेसिस की, तो देखिए ब्लास्टोजेनेसिस है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्लास्टोजेनेसिस होगा उसके बारे में कह सकता हूं मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा या जिसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जैसे मान लीजिए बडिंग की क्रिया, मतलब मुकुलन की क्रिया द्वारा या विखंडन की क्रिया के द्वारा अगर किसी भी जीव का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि जैसे मुकुलन, विखंडन के द्वारा किसी जीव का परिवर्धन होने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी उसको अपन क्या कहेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में मेल और फीमेल दोनों के साथ में मिलेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा हो सकता है, किसी भी सेगमेंटेशन के कारण, विखंडन के कारण हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात परिवर्धन की क्रिया होगी उसको अपन क्या कहेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस कह सकते हैं। ओके, तो ये बात की अपन एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस। अपन ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस या अपन ये कहें कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस की क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। या फिर ये कहें कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस की स्टडी की जाती है उससे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी की वह ब्रांच, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव तथा ब्लास्टोजेनेसिस या कोटोद्भव का अध्ययन किया जाता है उसे परिवर्धन जैविकी कहते हैं। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, यहां तक की बातें हमने की। अब हम बातें करेंगे आगे। ओके, बेसिक चीजें जो है और बेसिक चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आगे हम बात करेंगे ऑन्टोजेनिक की बात की। ऑन्टोजेनिक का मतलब होता है कि एक जीव जो है उस एक जीव का अध्ययन करना, एक जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन करना ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बायोलॉजी। और एक फाइलोजेनिक होता है, सुना होगा कई बार नाम फाइलोजेन। फाइलोजेन, ये फाइलोजेन क्या होता है?
जिसको हिंदी में जाति वर्गीय बोलते हैं, जाति। देखिए फाइलोजेनी या जाति वर्गीय होता है किसी भी एक जाति का अध्ययन, कोई भी एक जाति। वहां पर अपन बात कर रहे थे एक जीव की बात कर रहे थे पर्टिकुलर, जिसको व्यक्तिवर्गीय परिवर्तन बोलते हैं। जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की बात होती है उसको हिंदी में व्यक्तिवर्गीय परिवर्तन कहा जाता है। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, व्यक्तिवर्गीय परिवर्तन। और ये बात कर रहे हैं फाइलोजेनी की, जिसको अपन जाति वर्गीय की बात कर रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कोई भी एक जाति, किसी भी एक जाति के जीवों का स्टडी करना, किसी भी एक जाति के जीवों की संपूर्ण स्टडी करना, उसकी डेथ तक की स्टडी करना क्या कहलाएगी आपकी फाइलोजेनी कहलाती है, जाति कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है, उस डेवलपमेंट बायोलॉजी के स्टडी जो है उसके आधार पर अपन बात करें तो इस डेवलपमेंट बायोलॉजी के पितामह है अरस्तु को कहा जाता है। जैसे फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, मैं कहूंगा फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी है कौन है? एरिस्टोटल, जिसको अपन कह सकते हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगर हम बात करें फादर ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी को, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करें तो वो भी कौन है आपके? अरस्तु। अगर अपन बात करें फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, देखिए फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है वो है आपके कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर। और अगर हम बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें तो वो है हैंस स्पीमैन। हैंस स्पीमैन, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वॉन बियर, पूरा नाम है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी हैंस स्पीमैन, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी या कहें प्राणी शास्त्र के पितामह अरस्तु। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के पितामह, पूर्ण विज्ञान के पितामह अरस्तु। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भौतिकी के पितामह कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी या कहें कि प्रयोगात्मक बायोलॉजी के पितामह की बात करें वो कौन है? हैंस स्पीमैन, हैंस स्पीमैन, ठीक है। ये कुछ जानकारियां जो है एक सरफेस की जानकारियां जो है अपने प्राप्त की हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आगे मैं ले चलता हूं आपको एम्ब्रियोलॉजी की फेज की तरफ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फेज की तरफ। तो चलिए चलते हैं फेजेस
phases of embryonic development. Phases of embryonic development मतलब भ्रूणीय विकास की, भ्रूणीय परिवर्तन की प्रावस्थाएं हम कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन के प्रावस्था, भ्रूणीय परिवर्तन की प्रावस्था कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होगा, जो भ्रूणीय परिवर्तन की जो क्रियाएं होंगी, उन भ्रूणीय परिवर्तन के में कौन कौन सी प्रावस्थाएं जो हैं वो हैं, या फिर ये कहें कि एक संपूर्ण जीव के विकास की हम बात करें तो एक संपूर्ण जीव का विकास कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक खत्म होता है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होगा, उस डेवलपमेंट बायोलॉजी में सारी की सारी स्टडी की जाएगी, शुरू से लेकर डेथ तक की स्टडी की जाएगी। तो कौन कौन सी प्रावस्थाएं एक जीव के डेवलपमेंट में आती हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रावस्था होती है वो होती है आपकी गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहली प्रावस्था होती है गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन। युग्मक जनन पहली प्रावस्था युग्मक जनन। दूसरी प्रावस्था जो है वो आपकी आएगी फर्टिलाइजेशन। दूसरी प्रावस्था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो होगा उस फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाएगा निषेचन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाएगा निषेचन। नंबर 3 प्रावस्था जो है वो आपकी आएगी क्लीवेज। क्लीवेज को हम हिंदी में कहते हैं विदलन। विदलन, विदलन, और विदलन के फलस्वरूप जाइगोट होगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, विदलन होगा, उसके फलस्वरूप निर्मित होगा मोरुल। चौथी प्रावस्था जो है तो क्या होगी आपकी मोरुल। मोरुला के बाद में 5वीं प्रावस्था जो है आपकी है ब्लास्टो। ब्लास्टो, ठीक है। और ब्लास्टो के बाद में 6वीं अवस्था जो है आपकी है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो के बाद में अगर 7वीं अवस्था, देखिए मोरुला जो है इसको हिंदी में कहते हैं टूटा। ब्लास्टो जो है इसको हिंदी में कहते हैं कोरक। गैस्ट्रो को हिंदी में कहते हैं कमी। सातवीं जो क्रिया आती है वो आती है आपके, इधर लिखता हूं, सातवीं जो आएगी आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस। सातवीं आएगी आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस को हिंदी में कहेंगे अंगजनन। अंगजनन। 8वीं क्रिया जो होगी आपकी वो आएगी मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, और मॉर्फोजेनेसिस को हिंदी में कहेंगे संरचना विकास। संरचना विकास। 9वीं जो क्रिया आएगी वो आपकी आएगी 9वीं फेज ग्रोथ, और ग्रोथ को हिंदी में कह सकते हो आप वृद्धि। नेक्स्ट फेज जो है वो आपकी आएगी एजिंग। एजिंग को हिंदी में कहते हैं जीर्णता। और लास्ट फेज जो है वो आ जाएगी डेथ, मृत्यु। एक डेवलपमेंट बायोलॉजी की हम बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करें, तो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये फेज जो है वो आती है। एक बात कर रहे हैं अपन, एक डेवलपमेंट बायोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये फेज आता है। या ये कहें कि किसी भी एक जीव की अपन बात करें, उस जीव के अंदर एक एनिमल की बात करें, उस एनिमल के अंदर ये सारी फेज जो है गैमेटोजेनेसिस से एक जीव का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और मृत्यु तक जीव का विकास होता है।
तो डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी है, उस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स जो हैं, उन सारे टॉपिक्स की स्टडी की जाएगी। गैमेटोजेनेसिस से अपना मेन टॉपिक जो होगा, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होगी, वो स्टार्ट होगी गैमेटोजेनेसिस से। और गैमेटोजेनेसिस से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होते हुए बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से चलता जाएगा और यहाँ पर जाकर टॉपिक जो खत्म हो जाएगा जब एक एनिमल की डेथ हो जाएगी, तब तक का अध्ययन करेंगे। एक बच्चा या एक भ्रूण का जो निर्माण होगा, तो भ्रूण के निर्माण से लेकर उसके जन्म, उसकी वृद्धि और उसकी डेथ तक का जो अध्ययन होगा, उस सारे अध्ययन की बात हम करेंगे और उसी को डेवलपमेंट बायोलॉजी कहेंगे। और ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है कि पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्लीवेज होगा, उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, ग्रोथ, एजिंग और डेथ। और जिस दिन अपन इस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, एजिंग वाले टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, उस दिन ये समझ लेना कि डेवलपमेंट बायोलॉजी कंप्लीट होने के कगार तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, इन सभी की हम चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है वो आ चुका है कि पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है इसमें समाहित हो चुकी है। तो सब इनको अपन एक एक करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जनरल बातें जो है मैं आपको बता देता हूँ, जनरल क्रियाएं जो है क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करता हूँ, युग्मक की बात करता हूँ। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट प्लस जेनेसिस, कहने का मतलब है गैमेट का निर्माण। तो गैमेट्स के निर्माण की क्रिया को अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आप कहोगे साहब गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक तो होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट जो कि किससे प्राप्त, किसमें? मेल प्राणी में। और कहां से प्राप्त होते हैं? टेस्टिस से प्राप्त होते हैं। मेल गैमेट कहां निर्मित होते हैं? टेस्टिस से। और मेल गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म। मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट क्या होंगे? स्पर्म। और स्पर्म का निर्माण कहां होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में। मेल गैमेट मतलब नर युग्मक। हिंदी में कहेंगे गैमेट को तो कह सकते हैं नर युग्मक, नर युग्मक। और नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक क्या है? स्पर्म। और स्पर्म को अपन हिंदी में कह सकते हैं शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में, या अपन कहें वृषण। शुक्राणु का जो निर्माण होगा वो शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। या अपन कहें कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस होगा, उस टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मेल गैमेट हो गया। दूसरा होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट जो है वो क्या होता है? आपका ओवा, अंडाणु। और ओवा का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? वो होता है ओवरी। इसको अपन कह सकते हैं अंडाशय। कहां पर? अंडाशय। फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक। और मादा युग्मक क्या हुआ? मादा युग्मक हुआ अंडाणु। मादा युग्मक क्या हुआ? अंडाणु हुआ ओवम। क्या? फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। मादा युग्मक का निर्माण कहां होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। ओके, तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जन्म कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। कि जब मेल गैमेट स्पर्म बन गया, फीमेल गैमेट ओवम बन गया और ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं, दोनों आपस में आकर मिलते हैं और ओवम के अंदर स्पर्म जो है एंटर करता है। तो जब दोनों के प्राग न्यूक्लियाई आपस में आकर मिलते हैं तो इनके मध्य में क्या होता है? निषेचन की क्रिया। जब आपस में आकर मिल जाएंगे तो अपन कहेंगे क्रिया जो हो रही है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलन वाली जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहेंगे? निषेचन। और इस निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होगा? इस निषेचन के पश्चात निर्माण होगा किसका? जाइगोट का निर्माण होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा।
और जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो जाइगोट में लगातार बारंबार क्या होंगे, विभाजन होंगे, और जाइगोट में होने वाले लगातार बारंबार विभाजन को ही क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो समसूत्री विभाजन होंगे। कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो जब जाइगोट में बारंबार या लगातार समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के कारण जाइगोट जो है वो कई छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स में बट जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है। तो वो जो बटने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे, विदलन कहेंगे, ठीक। और विदलन के पश्चात एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है और उस ठोस गेंदनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है, दूतक कहा जाता है। इस सहतूत के तरह की आकृति जो है होती है, छोटे छोटे ब्लास्टोमियर, सहतूत का आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं, ठोस संरचना होती है, तो दानों को यहाँ पर ब्लास्टोमियर कहा गया है। तो फिर ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, इसको मोरुला कहा जाता है। और उसके बाद में आता है ब्लास्टुला, कि ब्लास्टुला मोरुला के बाद किसका डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। और ब्लास्टुला जो होता है उसमें क्या होगा कि जब आगे विदलन वाली क्रिया होगी, विभाजन होगा, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और क्या होगा, इस प्रकार से विदलन होगा। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे जो खंड होंगे उनके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे खंड जो निर्मित हुए हैं, इन छोटे छोटे खंडों को कहा जाएगा ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, इसको कहेंगे ब्लास्टुला। इस पूरे को अपन क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे। और इस ब्लास्टुला के ऊपर पाई जाने वाली लेयर जो होगी उसको अपन कहेंगे ब्लास्टोडर्म, क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म कहेंगे। और ये जो विभाजन के बाद की छोटी जो सेल्स बनी है इनको ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। और इसके बीच में एक गुहा बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला में पाई जाने वाली गुहा जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। इसके बाद क्या होगा, इनके मध्य में कुछ संरचना विकास प्रक्रिया होगी, कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, जिसके फलस्वरूप जो है वो इसे 3 लेयर में डिवाइड होगी। 3 लेयर जो है वो 3 लेयर में हो जाएगी। सबसे बाहरी जो लेयर होगा उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलेंगे मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाले जो है उसको बोलेंगे एंडोडर्म, एंडोडर्म। और इसके मध्य में कैविटी का निर्माण हो जाएगा जिसको बोलेंगे आर्केनोडर्म, आर्केनोडर्म, इसको आधार। और ये छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है जिसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टुलेशन हुआ, ब्लास्टुलेशन के बाद में उनमें संरचना विकास गतियां हुई, और संरचना विकास जो गतियां होंगी उन संरचना विकास गतियों के फलस्वरूप 3 लेयर का निर्माण होगा। और 3 लेयर में सबसे बाहर एक्टोडर्म, उसके मध्य वाली मेसोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और एक कैविटी बन जाएगी जिसको आर्केनोडर्म बोलते हैं। और ये छिद्र के द्वारा बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर। एक संपूर्ण जीव के विकास की जब हम बात करते हैं तो ये इन 3 लेयर के द्वारा निर्माण होता है। पूरे शरीर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3 लेयर जो है ये पूरे शरीर का निर्माण करती है। डिटेल्स पढ़ेंगे, सभी बातें करेंगे। और इसमें जो है आर्केनोडर्म जो है अध्ययन के ऊपर बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन कर रही है। ब्लास्टोपोर की बात करते हैं तो ब्लास्टोपोर माउथ और एनस का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स होते हैं उन प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स होते हैं उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एनस। प्रोटोस्टोमिया एकशरीकों की बात कर ले ज्यादातर, और ड्यूटेरोस्टोमिया अपन आगे कसरू प्राणी जो है वो आगे उनके अंदर किससे, ब्लास्टोपोर किसका निर्माण होगा, एनस का फॉर्मेशन होता है। जब ये 3 लेयर निर्मित हो गई, 3 लेयर अलग अलग हो गई, उसके बाद ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। इन तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ऑर्गन के निर्माण की क्रिया, अंगों के निर्माण की जो क्रिया होगी, अंगों के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे अपन, ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। तो ऑर्गन्स का निर्माण, अंगों का निर्माण किससे होगा, इन लेयर्स से निर्माण होगा।
कौन सी लेयर से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से होगा। तो ऑर्गन्स का निर्माण की क्रिया, अंगों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब ऑर्गन्स का निर्माण होगा उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया होगी। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब यह होगा कि अंग बन गए, उसके बाद के अंदर उनकी संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो वहां पर निर्मित होगी। वो अलग अलग जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, अलग अलग भागों के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएंगे, जिसको अपन मॉर्फोजेनेसिस जो है वो मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया जो है अपन इसको कह सकते हैं। देखिए मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया के बाद के अंदर अपन एक क्रिया और ले सकते हैं यहाँ पर, जिसको अपन डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन, विभेदन जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में विभेदन, कि जब मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया हो जाएगी और मॉर्फोजेनेसिस का विकास हो जाएगा, ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे, उसके बाद के अंदर उनमें डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा। जैसे मैं पेशियों की बात कर रहा हूँ, सब कंकाली पेशियां हो गई, स्केलेटन मसल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, कार्डियक मसल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी। मतलब उनमें डिफरेंस अपन कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो जब संरचना विकास हो जाएगा उसके बाद में डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन की क्रिया हो जाएगी, विभेदन की क्रिया हो जाएगी। और जब विभेदन की क्रिया हो जाएगी उसके बाद में जब अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हो गए, अपन विभेदित कर सकते हैं कि साहब ये ऑर्गन ये है, ये ऑर्गन ये है, पता लग गया अपने को कि साहब ये अंगुली है, क्या ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये मुंह है, इन सभी चीजों के बारे में जब हमें पता चल गया, डिफरेंशिएट हो गया, अलग अलग कर सकते हैं, उसके बाद ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। कि जब वो टोटल डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, सभी अंगों का निर्माण अलग अलग प्रकार से होने लग गया, उसके बाद में अब आगे की क्रिया क्या होगी? उसमें ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, उसमें वृद्धि होना चालू हो जाएगा। किसमें? उन ऑर्गन्स में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। अब जब ऑर्गन्स में वृद्धि होगी, अंगों में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने के बाद में विस्तृत रूप जो है वो प्राप्त कर लेंगे, जितना रूप उनको धारण करना है उतना रूप जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद के अंदर धीरे 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 एक मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और परिपक्व होने के बाद में धीरे धीरे उनके अंदर क्या आएगा? अब बुढ़ापे वाले मैच्योर हो गया व्यक्ति, परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के बाद के अंदर जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा। और जब उसमें बुढ़ापा आ जाएगा, एजिंग, जीर्णता, मतलब उसमें जीर्ण होने लग जाएंगी, सेल डिवीजन वगैरह जो है बंद होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और बुढ़ापा जब उसके अंदर आने लग जाएगा, बाल सफेद होने लग जाएंगे, आंखें कमजोर होने लग जाएंगी, ठीक है, सुनाई कम देने लग जाएगा, गर्दन हिलने लग जाएगी, कमर झुक जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, याददाश्त कम हो जाएगी, पाचन क्षमता की बात करेंगे वो उनके अंदर कम हो जाएगी। ये सारी क्रियाएं किसके? जीर्णता वाली स्थिति आ जाएगी, बुढ़ापे की स्थिति आ जाएगी, और फिर धीरे 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 जब बुढ़ापा जो होगा वो अंतिम स्टेज तक पहुंचेगा, तब उस जीव की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और जब उसकी डेथ हो जाएगी यहीं पर डेवलपमेंट बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक जीव की बात अपन कर रहे हैं, तो एक जीव विशेष की अपन बात करेंगे, तो जीव के अंदर एक एनिमल के अंदर एक उसमें डेवलपमेंट की फेज की बात करेंगे, ये डेवलपमेंट की फेज इसके अंदर आएंगी। गेमेटोजेनेसिस एक सीरियल रूप से, क्रमबद्ध रूप से हम बात करेंगे। गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, देन मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला, then organogenesis, then morphogenesis, then differentiation, then growth, then aging, then death. तो यहां से गैमेट की फॉर्मेशन से लेकर डेथ की स्टेज तक, उसकी एजिंग तक की स्टेज जो होगी वो पूरी क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अपना जो भाग, अपना जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो पेपर है, उस डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर अपन इन सभी टॉपिक्स की डिटेल जो है वो क्रमबद्ध रूप से करेंगे, जनरल जानकारी प्राप्त की। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।